To get the notifications, subscribe my channel and press the bell icon. Goodbye. Hello dear student, this is Salma Aftab standing in front of you and welcome back to your chemistry classes by Sal. And I hope you are enjoying very well. And student, हम लोगों ने लास्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स के ऑलमोस्ट 90% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है एंड टुडे वी आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स. ओके, तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या क्या इफेक्ट करती है, दैट इज योर कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में और उसके प्रीवियस लेक्चर्स में सारी चीजें कंप्लीट कर ली है. कंसंट्रेशन से हम लोगों ने क्या मिला था कि हाउ द कंसंट्रेशन इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन. उस डेरिवेशन में, उस डिटर्मिनेशन में हम लोगों को क्या क्या मिला था? लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन मिला था, रेट लॉ एक्सप्रेशन मिला था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन मिला था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. वी ऑल थिंग्स हैव स्टडी. ठीक है, सारी चीज हम लोगों ने पढ़ी. नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. हम लोगों ने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन के साथ साथ टेम्परेचर भी रेट पे इफेक्ट डालता है. तो सो टुडे वी विल डिस्कस द सेम पॉइंट. ठीक है, हाउ द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन. तो इसमें हम लोग वी विल स्टडी टू मेन पॉइंट्स. यहां से दो लॉज, दो चीजें निकल के सामने आती है. दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे. एक्टिवेशन एनर्जी, ओके. एंड अनदर थिंग इज योर आर्हेनियस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन. ओके, ये दोनों पॉइंट इसी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस में निकल कर आएगी. दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हेनियस इक्वेशन. इसको नोट करो. नाउ अब कैसे अफेक्ट करता है ये टेम्परेचर? एक्टिवेशन एनर्जी को पढ़ने के लिए पहले तो आ जाते अपने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है. अच्छा एक बात बताओ, घर में अगर नॉर्मली अगर हम किचन में सपोज खाना बनाते हैं, ठीक है, और जितनी भी अगर सपोज हमें दाल बनानी हो, कोई भी चीज जो भी कुक करने वाली चीजें होती है, कुक करने वाली, ठीक है, पकाकर जो खाते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर सपोज दाल का एग्जांपल ले लो, ठीक है, अगर क्या हम लोगों ने दाल बनाना है, हाँ, तो उसमें हम लोगों ने दाल डाला, ठीक है, जो भी दाल हम लोग की है, ठीक है, पल्स जो भी डाला है, ठीक है. आफ्टर दैट उसमें हम लोगों ने पानी डाल दिया, नमक डाल दिया और उसमें जो भी डालना, जो भी मसाला है, ठीक है, स्पाइसेस सारी चीजें हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है. तो क्या उसको अगर हम कुकर में डाल के बंद करके रख देंगे 4 दिन या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो क्या वो पक जाएगा? विल इट बी कुक्ड? क्या खुद से हो जाएगा? नहीं, ये नहीं होगा. वी हैव टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज देखो जो दाल है, जो पानी है, जो नमक है, जो उसमें अगर सपोज हम लोगों ने टर्मरिक डाला है, हल्दी डाला है, ठीक है, स्पाइसेस डाली है, वो ऐसे डाल दिया, दे ऑल आर रिएक्टेंट्स. अब वो रिएक्ट करके टेम्परेचर मिलेगा, उसके बाद में वो कंबाइन होगा, देन दे इट विल फॉर्म अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो इन दैट केस टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यहां पर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि हाउ द टेम्परेचर इफेक्ट. क्लियर कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा? टेम्परेचर अगर हम उसमें हीट डालेंगे, एनर्जी डालेंगे, तभी वो जाकर वो पूरा कंप्लीट हम लोग का खाना बन जाएगा. ठीक है, दाल स्पेशली अगर हम दाल की बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल जनरल जो हम लोग रोज यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वही उसी को हम टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है उसी को स्टडी करने के लिए हम आ जाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. और ये कैसे स्टडी करनी है? इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में हम लोग स्टडी करेंगे इसको, एक्टिवेशन एनर्जी को. ठीक है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी, सपोज दिस इज योर, अच्छे से ग्राफ को समझना, ग्राफ बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, ये हो गया, ये लाइन बन गई हम लोग की. अब यहाँ पे
हम लोग का आ जाएगा एनर्जी, इस साइड में एनर्जी, और यहां पे वो एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जो कि बुक में दी हुई है ये ग्राफ अच्छे से, लेकिन समझ लो इसको है क्या एग्जैक्टली में उस ग्राफ में। दिस वन वाई एक्सिस बिलोंग्स टू योर एनर्जी, और ये जो है एक्सिस, एक्स एक्सिस इज योर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होगा कि सपोज कोई रिएक्टेंट है, वो यहां से बनना स्टार्ट हुआ, एनर्जी रिएक्टेंट है, ठीक है, और इस एनर्जी को, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अभी बस समझो, सारी चीजें क्लियर करवाते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज योर एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, जिस रिएक्टेंट को हमें कन्वर्ट कराना है प्रोडक्ट में, ठीक है, वो रिएक्टेंट हो गई। अब उस रिएक्टेंट के बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, जो कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो क्रॉस करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, सपोज दिस इज योर एनर्जी बैरियर, जो क्रॉस करके हमें पहुंचना है आगे, ये वो स्टेप है, ये वो एनर्जी बैरियर है, एनर्जी बैरियर जिसको रिएक्टेंट को क्रॉस करा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, उस एनर्जी तक पहुंचना है, उसको क्रॉस करा के क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, that amount of energy which required by the reactant to convert into the product, that is called your threshold energy। ये जो यहां से यहां तक जो गई है, इसको हम लोग कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इज इट क्लियर? क्लियर हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। बुक में ये सारी चीजें दी हुई है, बट इसको क्लियर करो कि क्या है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। अब देखो ये हो गया। अब एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कुछ अपनी तो एनर्जी होगी जो उसको प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगी, कुछ तो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तो ये डायरेक्ट यहां से नहीं लेगी एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये कुछ ना कुछ उसकी अपनी खुद की एनर्जी होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ खुद की एनर्जी होगी। दैट्स व्हाई अब यहां से ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये स्टेप गया हम यहाँ पे, दिस स्टेप यहां से यहां से यहां, ये ठीक है। दिस इज ओवरऑल योर डायग्राम। एक एक चीज अच्छे से क्लियर कर लो, ये ओके। नाउ एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, इसको हम सपोज ये डैश डैश करके इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी किसकी है, रिएक्टेंट की एनर्जी है। तो रिएक्टेंट को जितनी एनर्जी चाहिए टू कन्वर्ट इनटू द एनर्जी, टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ये यहां पे लिख लो, दिस इज योर एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट थी, ये यहीं से कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। द एनर्जी, द amount of energy required by the reactant, particular reactant to convert into the product, that is called your activation energy। यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी है, जो ये रिक्वायरमेंट है, इसी को हम लोग कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये जो एनर्जी बैरियर है और नीचे से लेके जो कंप्लीट एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए, दैट इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस समझो। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज योर एक्टिवेशन, क्योंकि इसकी खुद की कुछ एनर्जी है इस रिएक्टेंट की। सपोज वही एग्जांपल ले लो, सपोज दाल की एग्जांपल ले लो। अगर हम दाल को, ठीक है, कुक कर रहे हैं और अगर हम उसको ठंडे पानी में कुक कर रहे हैं, ठंडा पानी हम लोगों ने डाला, सारी चीजें सब सेम डाली, ठीक है, सारी चीजें सेम डाली है, नमक हल्दी जो भी चीजें करना था डाल दिया। आफ्टर दैट वी आर पोरिंग कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर मिक्स किया, दैट कोल्ड वाटर, तो उसकी एनर्जी तो कुछ और हो
कम हो जाएगी अगर ठंडा पानी लिया है, ठीक है, ठंडा पानी लिया है, दाल बनने के लिए टोटल तो इतनी ही एनर्जी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ठंडा पानी लिया है तो उसको हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। ये पॉइंट समझ नहीं करो कि एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट पर्टिकुलर सब्सटेंस की अलग अलग होगी, है ना, ये तो फिक्स होगा, ये फिक्स होगा, ठीक है। ये अगर ठंडा पानी लिया तो उसकी एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट क्या होगी, बहुत कम होगी, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और अगर हम उसको गर्म पानी में बना रहे हैं, ठीक है, गर्म पानी में अगर हम डाल के बनाया है तो उसकी रिएक्टेंट, उसकी एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियसली हायर होगी और उसे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट जो होगी वो डिफरेंट होगी ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गई एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, कन्वर्ट हो गई एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट में, दिस इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये है एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। अब अगर टोटल एनर्जी निकालनी होगी, टोटल या एनर्जी ऑफ एंथैल्पी, एनर्जी ऑफ एंथैल्पी डेल्टा एच क्या निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये निकलेगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगी वैल्यू, वैल्यू क्या आएगी इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा एच की वैल्यू, ऑब्वियसली कि एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, इस डायग्राम के थ्रू, इस ग्राफ के थ्रू देखो कि एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ये पोर्शन जो है एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है, ये वाला, ठीक है, ये दिस वन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, और यहां से लेके यहां तक दैट इज योर एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ये यहां लिखने का मतलब ये कि यहां से लेके यहां तक पूरी जो एनर्जी है दैट इज योर एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड दिस इज योर एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। अब एनर्जी तो क्या करें, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, लेस है, लेस से अगर हम ज्यादा को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आएगी। इट मींस कि ये क्या है, अगर कोई भी सब्सटेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ इट इज रिलीजिंग द एनर्जी, if it is releasing the energy then the system is called as exothermic reaction। exothermic reaction अपने बुक में देखोगे we have two types of diagram, ठीक है, इसी डायग्राम में हम दो बना लेते हैं, चलो अलग अलग बनाने से बेटर है कि हम इसी डायग्राम में दो बना लेंगे। एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इसी क्या कम हो गई और यहाँ पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव बाय दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इट मींस इट इज रिलीजिंग द एनर्जी। एक चीज और है कि ये क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीजेस, क्लियर। 3 पॉइंट डेल्टा एच नेगेटिव फॉर दिस ग्राफ, डेल्टा एच जो है हम लोग का वो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हियर एनर्जी इज रिलीजिंग। सपोज अगर ये कुछ भी अमाउंट, ये जितनी एनर्जी इसने कंज्यूम, जितनी एनर्जी इसको दी गई, सपोज यहां से लेके यहां तक इसकी एनर्जी थी, मान लो सपोज इसको हम मान लेते 40 जूल, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ये टोटल जो एनर्जी हम इसको मान लेते हैं कि सपोज इसकी एनर्जी है 50 जूल, 50 जूल, ठीक है, तो यहां से यहां तक तो 50 जूल, सपोज ये और क्या 20 जूल और रिलीज कर रहा है ये यहां से, तो क्या हो जाएगा, टोटल 70 जूल ये निकाल रहा है, ठीक है, रिलीज कर रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इट रिलीजिंग, ठीक है, ये 50 जूल और ये 50 प्लस यहां से यहां तक 50 जूल और उसके बाद भी ये 20 जूल, इट मींस 70 जूल ये एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, जिससे कि 50 जूल फिर से क्या हो जाएगा, वो फिर से वो कंज्यूम हो जाएगा उस रिएक्टेंट को कन्वर्ट कराने में प्रोडक्ट में, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल देंगे, अब आ जाओ, अगर तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक इसी तरीके से होगा, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, कभी कभी ऐसा होगा कि एनर्जी ऑफ द जो प्रोडक्ट होगा वो हायर हो जाएगा, ऐसे भी डायग्राम बन सकते हैं हम लोगों का, मोस्टली होता भी है। इसी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हुए एक और ये है, सपोज किसी और के लिए यहाँ नहीं और ऊपर जाना चाहिए तभी तो ये वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। ये वैसे ये ग्राफ आप लोग दूसरे डायग्राम में बनाओगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये सब हटाकर ये सारी चीजें तो सेम रहेगी, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट सेम
एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, सिर्फ एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, इसको हम एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट ये EP1 लिख देते, दिस वन EP1 और ये हो जाएगा EP2 सेकेंड प्रोडक्ट। अब यहां पे देखो, अगर ये रिएक्टेंट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, यहां पे हमें वी हैव टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी और हम एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आफ्टर द प्रोवाइडिंग ऑफ एनर्जी वो क्या किया कि 50 जूल जैसे फॉर एग्जांपल देखो 50 जूल तो हम लोगों ने दिया है इसको एनर्जी वेरिएंट को क्रॉस कराने के लिए, बट ये यहां तक 40 जूल ही रिलीज किया, 40 जूल ही रिलीज किया। बाकी सपोज ये जो 10 था जो रिएक्टेंट के बराबर का जो आ रहा था ये वाला पोर्शन वो कहीं ना कहीं वो क्या कर गया, एब्सॉर्ब कर गया वो, ठीक है, वो रिलीज नहीं किया, वो एब्सॉर्ब कर गया, ठीक है। तो फॉर दिस कंडीशन ये है EP1 एंड दिस वन इज योर EP2। ये फर्स्ट कंडीशन, इसको नोट कर लो, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड कंडीशन में आ जाते हैं, तो सेकेंड कंडीशन वही एंथैल्पी को हम लिखेंगे। सेकेंड कंडीशन इज योर, वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा H इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट यहां इस केस में क्या हो जाएगा, अब एंथैल्पी जरा नोट करो कहां तक आएगा उसका, इसकी एंथैल्पी यहां से लेके यहां तक आएगी ना, यहां से लेके यहां तक आएगी EP2, ये होगा EP2, ठीक है। यहां पे ER तो वही सेम है, सेम ही है, तो यहां पे क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, तो वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा से अगर लेस को माइनस करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। And if the delta H will be positive, then the reaction will be endothermic. Reaction will be endothermic. ये एक पॉइंट हो गया endothermic, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट और क्या हो जाएगा इसमें पॉइंट, ये क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा था, हम 50 जूल इसको प्रोवाइड करवा रहे थे, वो 70 जूल दे रहा था, यहाँ पे 50 जूल इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग 50 जूल, बट इट इज रिलीजिंग ओनली 40 जूल, ओके। तो इट मींस ये क्या कर रहा है, 10 एनर्जी को कंज्यूम करके खा गया वो ना, यूज कर डाला, दैट्स व्हाई इट इज एनर्जी, ये एब्सॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्सॉर्ब्स, हो गया। तो ये जो हम लोग का हो गया, ये एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ बन जाएगा, ये EP2 वाला, ठीक है, ये EP2 नोट कर लो। अब और फेयर कॉपी में आपने दो ग्राफ बनाना है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अलग एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन की अलग। एंड EP1 जो है, ये जो EP1 का ग्राफ है दैट इज फॉर योर एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक ग्राफ और एंडोथर्मिक ग्राफ। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी समझ में कि एक्टिवेशन एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है। अब हम आते हैं आगे, नेक्स्ट, पहले इसको नोट डाउन कर लो। देखो अब इस यहाँ तक हो गया। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज H2 प्लस I2 व्हेन रिएक्ट, हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करेगा, इट विल गिव हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब देखो ये है, दे बोथ आर रिएक्टेंट और दिस वन इज योर प्रोडक्ट। तो पहले तो रिएक्टेंट तो लिख लो अपना, ठीक है, दिस वन इज योर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहां पर होगा H2 प्लस I2, ठीक है, दे बोथ आर रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट हम लोग का यहां पर है, क्या बन रहा है प्रोडक्ट, 2HI, ठीक है, ग्राफ से ही समझो, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया। अब पेज में देखो, ये हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड है, आयोडीन की बॉन्डिंग है, दिस इज योर आयोडीन बॉन्डिंग, ठीक है। अब क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, एक तरफ से हाइड्रोजन की बॉन्ड क्या हो रही है, ब्रेक कर रही है, ठीक है। यहाँ पे बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग का, ठीक है। और हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड क्या हो रही है, फॉर्म कर रही है, फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन के बीच में क्या हो रही है, ठीक है,
ये आयोडीन आयोडीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर रही है और हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनने के पहले की स्टेज है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनने की पहले की स्टेज है। ठीक है, ये पहले बॉन्ड ये क्या कर रहा है, वो कंडीशन में ये बॉन्ड को ब्रेक कराने की कोशिश कर रहा है, ये भी अपने बॉन्ड को ब्रेक कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो अपने बॉन्ड को जब ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड एट द सेम कंडीशन द आयोडीन ऑल्सो स्टार्टेड टू मेक अ बॉन्ड। ठीक है, वो बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस कंडीशन एक कंडीशन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की क्या है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन दो बॉन्ड तो कभी नहीं बनाता है, लेकिन यहाँ कंडीशन देखो, हाइड्रोजन दो बॉन्ड बना है, इट इज फॉर्मिंग टू बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ एक आयोडीन के साथ। तो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज अनस्टेबल है। और इस स्टेबल कंडीशन को हम लोग कहते हैं, इस कंपाउंड को कहेंगे हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। ये वो बीच का पोर्शन है। तो वो इंटरमीडिएट कहां पर है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी, वो चाहेगा कि फटाक से क्या बन जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो वो जो कंडीशन हो रही है वो यहाँ पे है, दिस वन, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी। यहाँ रिएक्टेड, यहाँ प्रोडक्ट, ये होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये इसकी कंडीशन जो यहाँ पे बॉन्ड एक तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और एक तरफ से क्या कर रहा है, बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक फॉर्म कर रहा है। फिर एक टाइम में ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये क्या करेगा कि ये दोनों बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा और वी विल गेट अ प्रोडक्ट 2HI। यहाँ पे मिल जाएगा 2HI, मिलेगा 2HI। ठीक है, ये एग्जांपल से भी हमने क्लियर कर दिया कि कैसे ये एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, नो डाउट। आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन। समानते आर्हेनियस ने एक रिलेशन दिया था बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर। ठीक है, बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर एंड प्रपोज्ड बाय आर्हेनियस, दैट्स व्हाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एज आर्हेनियस इक्वेशन। देखो, इन्होंने इक्वेशन दिया था, ये आर्हेनियस के थ्रू है, और दिस रिलेशन इज प्रपोज्ड बाय द आर्हेनियस which who established a relation between the rate constant and the temperature. रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में उन्होंने क्या रिलेशन है वो बताया था। ठीक है, बाय यूजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू फॉर्मूला ये बना था, K इक्वल्स टू AE माइनस EA अपॉन RT। अब देख लेते क्या क्या है कि अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं। K इज योर रेट कांस्टेंट, A जो है हम लोग का आर्हेनियस फैक्टर है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और E ये पूरी वैल्यू, ये यहां से लेके ये पूरी वैल्यू जो है दैट इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये आर्हेनियस का इक्वेशन दिया हुआ था। ठीक है, अब जिस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस पे आ जाते हैं कि देखो इसको न्यूमेरिकल्स इसी इक्वेशन को लेकर हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, जिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले तो हम इन दोनों साइड पे क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक है, आफ्टर टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड तो क्या होगा, ln k हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा ln a मल्टीप्लाइड बाई e, क्योंकि ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ठीक है, ये हो गया और माइनस e अपॉन RT। ठीक है, कांस्टेंट है, e एक्टिवेशन एनर्जी सबके लिए पर्टिकुलर होगी। ठीक है, अभी बताया था। अब यहाँ पे आ जाओ ln k, वही मल्टीप्लाई करेंगे लॉग से तो क्या हो जाएगा ln a प्लस ln e। ठीक है, नेचुरल लॉग है, ln नेचुरल लॉग माइनस e अपॉन RT। अब हो गया ln k और ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये भी हम लोग का फैक्टर है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ln k इक्वल्स टू ln a माइनस, ये माइनस जो है यहां चला है माइनस e अपॉन RT। क्लियर हो रहा है, यहां तक हो गया। अब नेचुरल लॉग को जब भी हम हटाएंगे लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव टू अप्लाई 2.303। हो गया, तो 2.303 log base 10k इक्वल्स टू, इसको भी हटाया गया तो 2.303 log base 10k माइनस e अपॉन RT। ठीक है,
अब इसको एज इट इज यही रखा गया, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई के ये नीचे की तरफ आएगा दोनों में, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला 2.303 और 2.003 ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, log डिस्टेंस a बस वही बचा log डिस्टेंस a माइनस EA अपॉन RT, माइनस में यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा, EA अपॉन RT उसके साथ साथ 2.303 RT। तो ये ओवरऑल आरएलएस इक्वेशन से हम लोगों को मिला, ये है हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट डाउन द इक्वेशन, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, हमें पता है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो दो कंडीशन आएगी, ठीक है, दो कंडीशन कि रेट कांस्टेंट से टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है, रेट कांस्टेंट से टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक बार में जब हम K1 वैल्यू ले रहे हैं, सपोज K1 है रेट कांस्टेंट K1 इक्वल्स, तो वहां पे हम लोग वैल्यू लेंगे T1 टेम्परेचर 1, ठीक है, वो पहली कंडीशन होगी। और जब K2 दूसरी K2 हो गई और उसकी वैल्यू हो गई T2, ये दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लोग दो इक्वेशन बन जाएगा और सब आराम से log K1, ठीक है, log K1 इक्वल्स टू log A, ठीक है। आरएमएस इक्वेशन सेम रहेगा, ठीक है, आरएमएस फैक्टर सेम रहेगा, माइनस EA अपॉन RT1, ठीक है, RT1 देखो T1 वहां पर लेंगे, log K2 इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन RT2, क्लियर, ठीक है। नाउ यहां पे क्या करेंगे, नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, नाउ subtracting equation 1 from 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे फ्रॉम 2, तो चलो कर लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, log K2 माइनस log K1 इक्वल्स टू ये माइनस कैंसिल चला गया, ठीक है, ये वैल्यू पहले माइनस EA अपॉन RT2 माइनस माइनस प्लस प्लस EA अपॉन RT1, यही होगा, ठीक है। माइनस है, इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, log K2 अपॉन K1, ठीक है, EA अपॉन R कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, EA अपॉन R प्लस है, पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये बनी इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई। अब यहां से इधर आ जाओ, log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन R, T1 T2 मल्टीप्लाई T1 T2, और यहां पे क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ये ओवरऑल हम लोगों का हो गया नया इक्वेशन, दिस इज आवर न्यू इक्वेशन। और यहाँ पे एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विदाउट आर्हेनियस फैक्टर है, यहाँ पे आर्हेनियस फैक्टर, इसके पहले की इक्वेशन ये थी, दिस वन, ठीक है, ये इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या था, वी हैव log डिस्टेंस K log A माइनस E अपॉन 2.303 RT, ये इक्वेशन थी। यहाँ पे आर्हेनियस फैक्टर दिया हुआ था, ठीक है। सपोज अगर किसी इक्वेशन में हम लोग के बिना विदाउट आर्हेनियस फैक्टर दे आर आस्किंग अबाउट टू डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट अगर निकालने के लिए कह रहा है बिना आर्हेनियस फैक्टर के, देन in that condition we will use this formula, जहां पे यहाँ पे देखो आरएमएस है नहीं, ठीक है, विदाउट आरएमएस, तो log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन R T2 माइनस T1, ठीक है, ये हो गया, और बाई T2, ये ओवरऑल तो दो ये इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। ये पूरा नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दोनों। और इसके पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी का दिया था इक्वेशन, आरएनएस इक्वेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के बेसिस पर अभी हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक अ प्लॉट ऑफ ग्राफ, ठीक है। नोट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन नाउ। अब हम लोग चैप्टर के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, दैट इज योर ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ पे आ गए,
ठीक है, ये हम लोग की इक्वेशन थी आरएनएस इक्वेशन के इक्वल्स टू ई ए माइनस ये क्या है आरएनएस फैक्टर माइनस ई अपॉन आर टी ln के नेचुरल लॉग के फॉर्म में, तो ये वैल्यू है लॉग के फॉर्म में दिस वन, एंड अगर दोनों को कंपेयर किया गया है, ठीक है, K2 और K1 को, देन ओवरऑल दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसकी ग्राफ जो बनेगी, जरा ग्राफ देखो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तीनों ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस कहां आएगा, दैट इज ऑन योर स्लोप। ठीक है, अब अगर ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ को सिर्फ के दैट इज योर रेट कांस्टेंट और 1/t के बीच में बना हुआ है बस। क्यों ये डिग्रेड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में है ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये क्या हो रही है, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन में जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा यही। नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्राफ दैट इज इन बिटवीन द ln k एंड 1/t, क्योंकि 1/t y एक्स एक्सिस में है एंड दिस वन इज योर y इक्वल्स टू mx प्लस c का जो फॉर्म लेते हैं हम लोग वो है। ठीक है, तो ये हम लोग का y के ये y एक्सिस पे होगा ln k, और ये 1/t जो है वो हम लोग के x एक्सिस पे। ठीक, अब यहाँ पे इसकी जो स्लोप आएगी, स्लोप क्या आ जाएगी इसकी, नेगेटिव तो दिख रहा है स्लोप, ठीक है, नेगेटिव में दिख रहा है, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू माइनस ई ए अपॉन आर, ये होगी इसकी स्लोप, स्लोप इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर। ये है y, ये है mx और ये है c। ठीक है, ये हो गया, ये है ओवरऑल हम लोग का ग्राफ की प्लॉटिंग, और ये ई अपॉन आर जो है, ई अपॉन आर हो गया हम लोगों का स्लोप, और एक्स एक्सिस पे 1/t हो गया, तो इसकी स्लोप हो गई माइनस ई अपॉन आर। ठीक, अब इस ग्राफ पे आ जाओ, इस वाली इक्वेशन पे log k इक्वल्स टू log a माइनस ई अपॉन 2.003 RT, सेम ही है, जरा देखो सेम ही है, सिर्फ क्या डिफरेंस आ रहा है, log का डिफरेंस है, तो log और log k के बीच में 1/t के बीच में ग्राफ बना हुआ है हम लोगों का। ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है, अब इसके बीच में हम लोगों का स्लोप क्या आएगा, ये भी नेगेटिव में जा रहा है, इट मींस ग्राफ हम लोग का डिग्रेडेशन में जाएगा, और हम लोग का जो वो होगा स्लोप दैट इज योर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ये होगा इसका स्लोप, दिस इज योर स्लोप। ये होगा हम लोग का स्लोप। तो समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है, क्या सारी चीजें हैं, स्लोप ऐसे क्यों आ रहा है, ये ग्राफ क्यों प्लॉट ऐसे किया गया है, सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, और ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स बाकी है। ठीक है, हम लोग इसको करवाएंगे, बट इन नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, 2 चैप्टर हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज योर हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन। टिल देन रिवाइज योर लेसन, stay safe, stay home, and goodbye.